दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम नारुतो यूनिवर्स के सबसे ट्रैजिक विलन ओबिटो उचिहा की कहानी को डीकोड करेंगे। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने हम सबको रुला दिया था। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे असहनीय दर्द और अनहील्ड ट्रॉमा ने एक उम्मीद से भरे सच्चे हीरो को एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल दिया। अब देखिए, किसी भी विलन की साइकोलॉजी को समझने के लिए ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो कौन सा साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट होता है जो किसी इंसान के सारे मॉरल कंपस को पूरी तरह से नष्ट कर देता है? ऐसा क्या होता है जो इंसान के अंदर की अच्छाई को बुराई में बदल दे? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मासूम सपने से जो कभी ओबिटो ने देखा था। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चीयरफुल और इमोशनल यंग निंजा से। जैसा कि हम जानते हैं, ओबिटो के पास कोई नेचुरल निंजा टैलेंट नहीं था। वो ट्रेनिंग में अक्सर लेट हो जाता था, मिशंस में भयंकर स्ट्रगल करता था और उसके साथी उसका खूब मजाक भी उड़ाते थे। पर इन सब कमियों के बावजूद ओबिटो का दिल बिल्कुल साफ था। उसका अल्टीमेट सपना होकागे बनना था, ठीक नारुतो की तरह। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी टीम के साथियों ककाशी और रिन को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन फिर एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने इस उम्मीद भरे सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये मोमेंट सीरियसली स्टोरी के सबसे उदास पलों में से एक है। एक डेंजरस मिशन के दौरान दुश्मन के हमले में ओबिटो एक विशाल पत्थर के नीचे बुरी तरह दब जाता है। जब उसे लगता है कि बस अब उसका अंत निश्चित है, तो वो अपनी शेरिंगन आंख खुशी खुशी ककाशी को सौंप देता है और अपनी आखिरी सांसों के साथ वो ककाशी से बस एक ही विनती करता है, रिन की हिफाजत करने की। अब सबको लगा कि ओबिटो मारा गया है, राइट? पर असल सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा डार्क थी। सच्चाई ये थी कि उसे मादारा उचिहा नाम के एक एंशिएंट फिगर ने सीक्रेटली बचा लिया था। मादारा उस आधे नष्ट हो चुके लड़के को एक छिपी हुई गुफा में ले गया। वहां उसने ओबिटो के शरीर में कृत्रिम अंग लगाए और फिर शुरू हुआ सबसे खतरनाक खेल, एक कमजोर सदमे में डूबे दिमाग को सिस्टमैटिक तरीके से मैनिपुलेट करने का। मादारा लगातार उसके दिमाग में जहरीली विचारधारा डालता रहा। वो बार बार ओबिटो से कहता कि ये दुनिया सिर्फ दर्द से भरी है। हालांकि शुरुआत में ओबिटो ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो बस किसी तरह ठीक होकर वापस अपनी टीम और रिन के पास जाना चाहता था। और यहीं पर आता है उसका अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट। जब वो गुफा से भागकर बैटलफील्ड पहुंचता है तो वो क्या देखता है? वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड ककाशी को गलती से उस लड़की की जान लेते हुए देखता है जिससे ओबिटो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये ट्रॉमा इतना ज्यादा गहरा था दोस्तों कि इसने फिजिकली उसकी मांगी की शरिंगन को जागृत कर दिया और उसकी सैनिटी, उसके मानसिक संतुलन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस एक पल ने ओबिटो को होकागे बनने के सपने से हटाकर पूरी तरह से अंधकार और विनाश के रास्ते पर ला खड़ा किया। अकल्पनीय क्रोध और दुख से घिरकर ओबिटो ने फैसला किया कि ये नकली दुनिया अब नष्ट होनी ही चाहिए। सालों बाद उसने टोबी नाम का एक मजाकिया मुखौटा पहन लिया। एक फनी कैरेक्टर बनकर उसने अपनी असली मास्टरमाइंड आइडेंटिटी को छुपाया, पर शैडो से वो अकात्सुकी को कंट्रोल कर रहा था। उसने टेल्ड बीस्ट को पकड़ने की प्लानिंग की, नाइन टेल्स का हमला करवाया जिससे नारुतो के पेरेंट्स की जान गई और इवेंचुअली चौथे महान निंजा युद्ध को ट्रिगर कर दिया। अब सोचिए, इतने सारे खौफनाक काम आखिर क्यों? ये सब सिर्फ एक डेस्परेट लक्ष्य को पाने के लिए किए गए थे। इन्फिनिट त्सुकुयोमी, एक ऐसा ग्लोबल इल्यूजन जिसका मकसद दुनिया से दर्द और दुख के कॉन्सेप्ट को ही हमेशा के लिए मिटा देना था। वो इंसानियत को एक ऐसे सपने में कैद करना चाहता था जहां कोई दर्द या युद्ध हो ही ना। लेकिन हर अंधेरे के सामने एक रोशनी होती है और इस पूरी कहानी का थीमैटिक क्लाइमैक्स तब आता है जब चौथे निंजा युद्ध में ओबिटो का सामना नारुतो से होता है। इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। ओबिटो और नारुतो ये दोनों बिल्कुल सेम थे, दोनों अकेले थे, दोनों का सपना होकागे बनना था। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? जब उन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा तो नारुतो ने उम्मीद और लोगों से जुड़ने का विकल्प चुना, जबकि ओबिटो ने पूरी तरह से डार्कनेस को चुन लिया। ये लिटरली एक ही सिक्के के दो पहलू थे। नारुतो से टकराने के बाद इस टूटे हुए हीरो के दिल में एक आखिरी बदलाव आना शुरू होता है। नारुतो जिस तरह से एम्पैथी के साथ उसे लगातार कन्फ्रंट करता है ना, उससे ओबिटो के दिल पर चढ़ा हुआ वो अंधकार का भारी कवच आखिरकार टूटने लगता है। अपने बचपन के उस मासूम स्वरूप को और रिन को याद करके ओबिटो को एक बहुत गहरा एहसास होता है। वो खुद से और इस दुनिया से ये स्वीकार करता है कि
मैं गलत था, अंधकार का उसका वो रास्ता बिल्कुल गलत था। और फिर रिडेम्पशन की अपनी इस डेस्परेट कोशिश में वो अपने ही मैनिपुलेटर मारादारा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो वापस एक हीरो बनता है, नारुतो और अपने पुराने दोस्त काकाशी के साथ मिलकर लड़ता है, और सबसे बड़े खतरे कागुया से मुकाबला करते वक्त वो बिना किसी झिझक के उन्हें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। आखिर में मरते समय ना उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। जिंदगी भर जिस शांति के लिए वो तड़पता रहा, वो उसे उस आखिरी पल में मिल जाती है, और आफ्टर लाइफ में वो आखिरकार अपनी रिन से वापस मिल जाता है। तो इस एनालिसिस का सबसे क्रूशल टेक अवे यही है कि ओबिटो पैदाइशी कोई बुरा इंसान या विलन नहीं था। वो सिर्फ एक ब्रोकन हीरो था जिसे अनहील्ड ट्रॉमा ने नष्ट कर दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ती है। एक इंसान अपनी पूरी रोशनी खोने से पहले आखिर कितना अंधकार झेल सकता है। सोचिए, अगर ओबिटो ने उस दर्द में भी उम्मीद पकड़े रखी होती, तो क्या वो दुनिया का सबसे महान होकागे नहीं बन सकता था?